हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत जीएस के विभिन्न 10 से 12 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। और स्पेशली जो परीक्षा आपकी 19 जून को आयोजित होने वाली है, यानी लेखपाल भर्ती परीक्षा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होगी, एक बड़ी परीक्षा होगी। और इसमें 25 नंबर का जो है जीएस का सेक्शन आपका आना है। आज से लेखपाल स्पेशल सीरीज का मैं स्टार्ट कर रहा हूं और लगभग प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा कि लगभग प्रत्येक दिन जो है 10-10 प्रश्नों की आपको श्रृंखला दूं, और जिसके अंतर्गत जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, है ना, संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, यहाँ से जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, एक सेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है हर सेक्शन से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। और अगले 10 से 15 मिनट में मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके पोस्टमार्टम के दौरान, इस प्रश्नों के सॉल्यूशन के दौरान जो है आपको अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज मैं अभी सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी इस वीडियो से क्विट हो जाइए। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। पहला जो प्रश्न आपके लिए होगा, पूछा गया है, पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र के लेखक आपसे पूछा गया है। हमेशा आप लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक की बात की गई है, यहाँ बुक की बात की गई है, ना कि यहाँ पे आपके सब्जेक्ट की बात की गई है। ऑप्शन में आपको कौटिल्य भी देता है, ऑप्शन में आपको एडम स्मिथ भी देगा, और 2 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं। और पूछेगा कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। मैक्सिमम लोग जो है एडम स्मिथ लगाते हैं। पूछेगा एडम स्मिथ, बताएंगे आप कौटिल्य, या पूछेगा कौटिल्य को तो आप लगाएंगे एडम स्मिथ। कंफ्यूजन यहीं पे होती है। प्रश्न पूछा गया कि पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक की बात की गई है, और यहाँ पे जो अगर बात करिएगा तो ये आपके हो जाएंगे कौटिल्य, है ना। कौटिल्य कहिए, या इन्हीं का एक नाम आपको और मिलता है, इन्हीं को आप विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त, या इसी को आप कह सकते हैं चाणक्य। एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। अगर आपसे पूछा जाए पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइए कौटिल्य। और अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तब उत्तर आपका क्या होगा, एडम स्मिथ होगा, है ना। यह पुस्तक, नाम भले ही अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं है। यह पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था, उत्तर बताइएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, है ना। ये तो पहली बार की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत में नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है, उत्तर आपका होगा केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, है ना, पूछा जाता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। पहली बार किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी ने। वर्तमान समय में कौन लगाता है, CSO लगाता है। और यहीं पे दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष, है ना, वयोवृद्ध पुरुष कहिएगा, ग्रैंड ओल्डर मैन कह लीजिए इनको। और साथ ही साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय आपके यही थे, है ना। इनकी एक पुस्तक का नाम हमेशा पूछा जाता है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही फेमस पुस्तक हमेशा पूछा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की जो है पुस्तक थी। और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अगर अल्पसंख्यक अध्यक्ष की अगर बात होती है, तब भी इन्हीं का नाम आएगा, इन दादा भाई नौरोजी। और इनका संबंध जो है पारसी धर्म से था। 1886 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अध्यक्ष की भूमिका अदा की थी, है ना। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, नेशनल वुमेन्स कमीशन, है ना, NWC का गठन किस वर्ष हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना। 1992 में
वर्ष 1992 में महिलाओं की सुरक्षा हेतु, है ना, उनके विकास हेतु जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था 1992 ईस्वी में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि NWC की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आप लोग के लिए होगा, पूछा गया है बाल विवाह से संबंधित शारदा एक्ट, है ना, कई बार एग्जाम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट को मान के चलिएगा, है ना। बाल विवाह से संबंधित शारदा एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर आपका होगा 1829 ईस्वी में, है ना। 1829 ईस्वी में यह अधिनियम आपका आया था बाल विवाह को रोकने के लिए। और इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो है वह भारत में लड़कों और लड़कियों की उम्र को निर्धारित कर दिया गया था कि इससे नीचे के लोगों का विवाह नहीं हो सकता है ना। अब कितनी थी? तो लड़कों के लिए आयु आपकी 14 वर्ष, लड़कों के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु थी 18 वर्ष थी, और लड़कियों के लिए जो है आपकी 14 वर्ष थी। 18 और 14, 18 मेल के लिए और 14 जो है फीमेल के लिए, है ना। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बाल विवाह। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन, जिसे आप आइडियल के रूप में जानते हैं, पूछा गया है कि इसका निर्धारण किस वर्ष किया गया था। एक इंपॉर्टेंट रेखा होगी, हमेशा आपसे पूछी जाती है, 180 डिग्री है, और निर्धारण जो होगा 1884 में, है ना। 1884 में ये जो है आपका निर्धारण किया गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह एक ऐसी रेखा है जिसको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पार करने की स्थिति में जो है स्थानीय समय में पूरे का पूरा एक दिन का यानी 24 घंटे का अंतर आ जाता है ना। 1884 में निर्धारित की गई है, महाद्वीपों से बचाते हुए खींची गई है। 3 जगह जो इसका डाइवर्जन किया गया है, और एक जल संधि आपको याद रखनी होगी, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि, जो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और इस जल संधि के समानांतर जो है आपकी यह रेखा होगी। जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में, मैंने आपसे कहा था देखने में इनकी संख्या 10 से 12 हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के दौरान इनकी संख्या निश्चित रूप से जो है अंत तक अगर आप वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से जो है इसकी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 30 से 35 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे चालू हो जाएंगे। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं, आगे चलते हैं। तनामी डेजर्ट, है ना, तनामी की लोकेशन आपसे पूछी गई है। तनामी डेजर्ट कहाँ पे स्थित है? विश्व का सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। विश्व का सबसे अधिक मरुस्थलीय डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। और मरुस्थलों की अधिकता होने की वजह से ही आप ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, है ना। तो तनामी डेजर्ट की लोकेशन आपसे पूछी गई है, बता दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तनामी डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये सब आपको आ रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं आ रहे हैं, इनका किसी बुक पे या किसी नोटबुक पे क्या करिएगा, कलेक्शन करिएगा, लिखिएगा, 1 लाइनर ही लिखिए, रिवीजन करिए, पेपर देने से पहले जाइएगा रिवाइज करके, निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। चलिए, निम्न में से किस एक कोशिकांग को आप कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं, यानी पावर हाउस के नाम से जानते हैं? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बता दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया यह एक ऐसा कोशिकांग है जिसे आप पावर हाउस के रूप में जानते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसके द्वारा की गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, पूछा गया युवान शहर, चर्चा में था, पिछले 2-3 वर्षों से काफी चर्चा में रहा है। युवान शहर जहां से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज का आरंभ हुआ था, यह शहर किस देश में स्थित है? मुझे नहीं लगता है कि आप लोग में से कोई भी इसे गलत करने वाला है ना। कौन सा शहर होगा? देश कौन सा होगा? चाइना, है ना। चाइना, चीन का युवान शहर जो है आपका एक गवाह बना था एक ऐसी ऐतिहासिक महामारी का जिससे शायद अब तक हम लोग जो है नहीं उबर पाए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, पूछा गया है यहाँ पे कि सार्क या इसी को आप कहते हैं दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको भी रखिएगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इनका कलेक्शन आपको रखना ही पड़ेगा। और एक बात ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, देखना है, ये मेरी गारंटी है ना। तो सार्क देशों का निर्माण वर्ष आपसे पूछा गया है, सार्क कहिएगा, दक्षेस कहिएगा, फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग
संगठन, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो आपका एशियान का हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा, सार्क कहिएगा, दक्षेस कहिएगा। निर्माण वर्ष जो इसका है 1985 में, 1985 जो है इसका क्या है, निर्माण वर्ष है। कैसे याद रखेंगे, है ना, इस तरह देखिए, जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, मुख्यालय पूछा था, मुख्यालय बताइए काठमांडू में, इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। देखिए जनरली होता क्या है कि वर्ष वाले जितने भी वर्ष वाले चीज़ें हैं वो याद करने में परेशानी होती हैं। अब जैसे स्थापना क्या है, काठमांडू, है ना, काठमांडू में इसकी स्थापना हुई है या 1985 में हुई है, तो 1985 में कोई घटना याद कर लीजिए। अब ऐसे अगर रटेंगे कि 1985 में क्या हुआ था तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, कैसे याद करेंगे, याद हुआ हाँ सार्क 1985 में 2 हफ्ता याद रहेगा, 3 हफ्ता याद रहेगा, फिर आप भूल जाइएगा, है ना। बेहतर ये होगा कि 1985 में यदि आपके जीवन से संबंधित कोई घटनाक्रम रहा है, या तो आपकी शादी हुई हो, या आपका एनिवर्सरी रहा हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ रहा हो, तो इस तरह की कंडीशन आप अगर रिलेशन बना लेते हैं तो चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं, है ना। 1985 मतलब आपका बर्थडे या आपका एनिवर्सरी जिस वर्ष की सार्क की स्थापना हुई थी, है ना। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचक मंडल पूछा गया किस देश के संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान से लिया गया है क्वेश्चन। और कहाँ से लिया गया है, तो निर्वाचक मंडल आपका होगा आयरलैंड से, आयरलैंड, है ना, आयरलैंड से ये आपका लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वस्तिक चिन्ह की सभ्यता की देन है। स्वस्तिक, देखिए इस सेट में मैंने हर विषय का समावेश किया है ना। और कैसे प्रश्न, वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये कलेक्शन आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है ना। चलिए, स्वस्तिक चिन्ह की सभ्यता के दिन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा। स्वस्तिक चिन्ह हिंदू धर्म में शुभ का प्रतीक माना जाता है, अच्छे का प्रतीक माना जाता है, किस सभ्यता की देन है, उत्तर बताइएगा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं सिंधुकालीन सभ्यता, है ना। विश्व की पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1785 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार, मतलब इसका जो है रेंज पाया जाता है। और इसका विस्तार भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, 3 देशों में पाया जाता है ना। इसी सभ्यता से आपका स्वस्तिक चिन्ह लिया गया है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा। आप कहेंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैक्सिमम लोग ऐबक को टिक करेंगे, लेकिन नहीं, कुतुब मीनार की 4 मंजिल तो आपकी बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसके बाद प्राकृतिक आपदा की वजह से जो 4थी मंजिल जो है वह क्या हो गई, टूट गई थी। इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आपके आते हैं, तो बाकी 3री मंजिल के ऊपर 2 मंजिल इन्होंने और बनाया था, तो 5वीं मंजिल का निर्माण करने वाले कौन हो जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो है जौनपुर शहर की स्थापना की गई है। ये भी आपके लिए फैक्ट होगा, है ना, अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष आपसे पूछा गया है। 1875 बताइएगा। 1875 संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और 2 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना होगा, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लास्टवस्की। इन दोनों ने मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में भारत में इसकी स्थापना हुई थी अड्यार में एनी बेसेंट के द्वारा, है ना। तो इतनी चीज़ें हो गई आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करने के बाद थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट।